हेलो डॉक्टर्स। तो न्यूप्लेसिया की सीरीज में हमारा आज का टॉपिक है लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ कैंसर और ट्यूमर। यानी पेशेंट है, वो हमारे क्लिनिक में आता है, हमको लेबोरेटरी की हेल्प से ये डायग्नोस करना है कि इस पर्सन को कौन सा कैंसर है या कौन सा ट्यूमर है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास चार मेथड होते हैं। एक होता है विद द हेल्प ऑफ ट्यूमर मार्कर्स, एक होता है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी टेक्निक की हेल्प से, थर्ड होता है बायोप्सी जो कि बेस्ट मेथड होता है, एंड फोर्थ इज इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। तो इन चार मेथड की हेल्प से हम कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। इन चारों मेथड को हमको डिटेल में डिस्कस करना है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके साथ? ट्यूमर मार्कर्स के साथ। अब ट्यूमर मार्कर्स क्या होते हैं? तो ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो या तो ट्यूमर सेल से रिलीज किए जाते हैं या फिर किसी अदर सेल से रिलीज किए जाते हैं इन द रेस्पॉन्स ऑफ ट्यूमर, या तो किसी अदर सेल से रिलीज किए जाते हैं इन द रेस्पॉन्स ऑफ ट्यूमर। तो आपने क्या समझा कि जो ट्यूमर मार्कर्स हैं ये या तो ट्यूमर सेल से रिलीज किए जाएंगे या फिर कुछ अदर सेल से रिलीज किए जाएंगे इन द रेस्पॉन्स ऑफ ट्यूमर। अच्छा, इनका फायदा क्या है? इन ट्यूमर मार्कर्स का फायदा यह है कि इन ट्यूमर मार्कर की हेल्प से हम कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं, इनको आइडेंटिफाई करके। साथ ही साथ अगर किसी पर्सन का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसका कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है उसके ट्रीटमेंट का, इसको भी हम ट्यूमर मार्कर की हेल्प से डायग्नोस कर सकते हैं। अच्छा, ट्यूमर मार्कर्स के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ये बतानी थी कि जो ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं ये नॉर्मल रेंज में, किसमें? नॉर्मल रेंज में हेल्दी ह्यूमन के अंदर भी पाए जाएंगे। किसके अंदर पाए जाएंगे? हेल्दी ह्यूमन के अंदर भी पाए जाएंगे। तो हमको कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि जो ह्यूमन है वो हेल्दी है या फिर उसको कैंसर है? तो बेसिकली हेल्दी ह्यूमन के अंदर तो ये नॉर्मल रेंज में पाए जाएंगे, लेकिन कैंसर वाले पेशेंट के अंदर ये एबनॉर्मल रेंज में पाए जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई आपको? या तो एबनॉर्मल रेंज में पाए जाएंगे या फिर कैंसर वाले पेशेंट में ये इनएप्रोप्रिएट टाइम पे पाए जाएंगे। अब इनएप्रोप्रिएट टाइम का क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए कोई भी प्रोटीन है, उसको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे होना चाहिए था, बट वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ना होने की वजह वो कहां पे प्रेजेंट है? एडल्ट में प्रेजेंट है, एडल्ट स्टेज में प्रेजेंट है। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन पे भी प्रेजेंट थी और एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट है, जबकि एडल्ट स्टेज पे उसको प्रेजेंट नहीं होना था। तो ये क्या होगी? इनएप्रोप्रिएट टाइम तो हो गया उसका। तो कैंसर के केस में हमको ऐसा देखने को मिल सकता है। अब ट्यूमर मार्कर्स कहां मिलेंगे हमको? तो इसके लिए हम सैंपल लेंगे क्या? या तो ब्लड लेते हैं हम मोस्ट ऑफ केसेस में, समटाइम्स इन रेयर केसेस वी कैन आल्सो यूज स्टूल, यूरिन और स्पटम। अब जो ट्यूमर मार्कर्स जो होते हैं इनकी कई कैटेगरीज होती हैं, ठीक है? कई कैटेगरीज होते हैं। उन कैटेगरीज को याद करने की जो ट्रिक है वो है होल्ड मी। क्या ट्रिक है? होल्ड मी। अब होल्ड मी से क्या मतलब है? HOLDME। ये ट्रिक है किसको याद करने की? ट्यूमर मार्कर्स को याद करने की। किसको? ट्यूमर मार्कर्स को। H का क्या मतलब है? हॉर्मोन्स। हार्मोन्स किसकी तरफ बिहेव कर सकते हैं? ट्यूमर मार्कर की तरह। O का क्या मतलब है? ऑन्कोफीटल प्रोटीन्स, ये भी ट्यूमर मार्कर की तरह बिहेव करती हैं। L का मतलब क्या है? लीनिएज स्पेसिफिक एंटीजन या फिर प्रोटीन्स, ये भी किसकी तरफ बिहेव करते हैं? ट्यूमर मार्कर की तरफ बिहेव करते हैं। डीएनए फ्रेगमेंट्स, डीएनए मार्कर्स, ठीक है, ये भी बिहेव करेंगे। M फॉर होता है म्यूसिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, और E फॉर होता है एंजाइम्स। तो ये इतने सारी कैटेगरीज हैं जो ट्यूमर मार्कर की तरह बिहेव करती हैं। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले H फॉर हार्मोन को डिस्कस करते हैं। अब क्या होगा, कोई अगर कैंसर का पेशेंट है तो उसके केस में क्या हो सकता है कि जो हार्मोन है उसका लेवल क्या हो, एबनॉर्मल रेंज में जा रहा हो, या फिर हार्मोन के जो रिसेप्टर हैं वो इनएप्रोप्रिएटली एक्टिवेट हो रहे हो। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एक हार्मोन है बीटा एससीजी, ठीक है? अगर इसका जो लेवल है वो एबनॉर्मल रेंज में जाता है तो ये इंडिकेट करता है कोरियो कार्सिनोमा को या फिर नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर को। अब हार्मोन है कैल्सिटोनिन, तो ये तो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में ही पाया जाता है, लेकिन इसकी एबनॉर्मल रेंज किस चीज को इंडिकेट कर सकती है? मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड को इंडिकेट कर सकती है। कैटेकोलामाइंस की बात करें तो ये इमरजेंसी हार्मोन होते हैं, आप इनके बारे में जानते हैं, एपिनेफ्राइन और नॉन एपिनेफ्राइन, ठीक है? इनकी एबनॉर्मल रेंज किसको इंडिकेट कर सकती है? फियोक्रोमोसाइटोमा को। अच्छा, 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड, ये जो हार्मोन है ये इंडिकेट कर सकता है कार्सिनोइड ट्यूमर। इसकी एबनॉर्मल रेंज जो होती है वो कार्सिनोइड ट्यूमर को इंडिकेट कर सकती है। तो हियर वी डिस्कस्ड अबाउट द हार्मोन्स। अब हम बात करेंगे ऑन्कोफीटल प्रोटीन्स के बारे में।
ऑन्कोफीटल प्रोटीन्स जो होती हैं ये नॉर्मली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में प्रेजेंट होती हैं, बट कभी कभी ये क्या होता है, रीएक्टिवेट हो जाती हैं एट द एडल्ट स्टेज और ये कैंसर का मार्कर बन सकती हैं। ऐसी ही एक ऑन्कोफीटल प्रोटीन की बात करें तो वो है AFP यानी अल्फा फीटोप्रोटीन। अल्फा फीटोप्रोटीन की जो प्रेजेंस है वो आपको इंडिकेट कर सकती है यॉर्क सैक ट्यूमर को, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा को एंड हेपेटोब्लास्टोमा को। एक और ऑन्कोफीटल प्रोटीन है दैट इज कार्सिनो एम्ब्रियोनिक प्रोटीन। इट कैन इंडिकेट कोलोन कैंसर, पेनक्रिएटिक कैंसर एंड लंग कैंसर। तो हमारी ट्रिक जो थी वो थी क्या थी, होल्ड मी, क्या थी, HOLDME। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, हार्मोन डिस्कस कर लिए, ऑन्कोप्रोटीन डिस्कस कर ली। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लीनिएज स्पेसिफिक प्रोटीन्स और लीनिएज स्पेसिफिक एंटीजन। अब जो ये लीनिएज स्पेसिफिक एंटीजन या प्रोटीन्स होती हैं, बेसिकली इनका यूज जो किया जाता है ये इस बात के लिए किया जाता है कि अगर कोई ट्यूमर या कैंसर मेटास्टेसिस शो कर रहा है तो उसकी प्राइमरी साइट क्या थी, प्राइमरी साइट ऑफ ओरिजिन क्या थी, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए लीनिएज स्पेसिफिक एंटीजन या प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। इनका जो एबनॉर्मल कंसंट्रेशन है वो इंडिकेट कर सकता है कैंसर्स को। लाइक अगर इम्यूनोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट कर सकते हैं मल्टीपल माइलोमा को। अगर लीनिएज स्पेसिफिक प्रोटीन्स NSE प्रेजेंट है दैट इज न्यूरॉन स्पेसिफिक एनोलेज, देन इट कैन इंडिकेट न्यूरोब्लास्टोमा एंड न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स। लेकिन लीनिएज स्पेसिफिक प्रोटीन अगर प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन प्रेजेंट है या फिर प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट है तो इट कैन इंडिकेट द प्रोस्टेट कैंसर। ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द lineage specific antigen or protein. Now we will discuss about the DNA markers and mucin and glycoproteins and enzyme. Now discussing about the DNA markers. अब देखो होता क्या है कि जो हमारा ब्लड स्ट्रीम होता है उसमें कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स सर्कुलेट करते रहते हैं विदाउट एनी सेल, मतलब वो सेल के अंदर नहीं प्रेजेंट है, दे आर फ्रीली मूविंग इन द ब्लड स्ट्रीम। अब उन डीएनए फ्रेगमेंट्स के अंदर म्यूटेशन अगर जो हो जाता है तो वो हमें किसी ट्यूमर को मार्क करता है। जैसे वो जो डीएनए के फ्री सेगमेंट्स हैं अगर उसमें हमको EGFR के अंदर म्यूटेशन देखने को मिलता है तो इट मे इंडिकेट नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। अगर उनके अंदर आपको KRAS म्यूटेशन देखने को मिलता है तो इट कैन इंडिकेट कोलोरेक्टल कैंसर एंड पेनक्रिएटिक कैंसर। अगर आपको उनके अंदर BRAF म्यूटेशन देखने को मिलता है तो इट कैन इंडिकेट मेलानोमा एंड पेपिलरी थायराइड कैंसर। तो इन होल्ड मी वी हैव डिस्कस्ड HOLD। नाउ बचा क्या है, ME। तो M रिप्रेजेंट म्यूसिन एंड अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब जो म्यूसिन और अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं तो बेसिकली इनका रोल जो होता है वो होता है सेल अधेशन में, सेल सिग्नलिंग में। सेल अधेशन मतलब दो सेल आपस में पास में रहेंगी, पास रहेंगी, और सेल सिग्नलिंग मतलब इंटरेक्शन जो रहेगा सेल के बीच में वो इन म्यूसिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स के द्वारा मीडिएट किया जाता है। साथ ही साथ ये म्यूसिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन जो होती हैं ये इम्यून रेस्पॉन्स में भी हेल्प करती हैं। लेकिन अगर ये म्यूसिन और ग्लाइकोप्रोटीन्स अल्टर्ड एक्सप्रेशन शो करेंगी तो ये किसी कैंसर को इंडिकेट कर सकती हैं। इनके एग्जांपल है CA125 ग्लाइकोप्रोटीन, इट रिप्रेजेंट सरफेस एपिथेलियल ओवेरियन ट्यूमर। CA99 में इंडिकेट पेनक्रिएटिक कैंसर एंड CA153 में रिप्रेजेंट ब्रेस्ट कैंसर। CA यहाँ स्टैंड फॉर कैंसर एंटीजन। इन होल्ड मी द लास्ट इज E रिप्रेजेंट फॉर द एंजाइम। The increase in the level of the enzyme may indicate the tumor and act as a tumor marker. तो एक एंजाइम है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, अगर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा मिलती है तो इट में इंडिकेट लिम्फोमा, ल्यूकेमिया और जर्म सेल ट्यूमर। एक और एंजाइम है दैट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इसकी इंक्रीज इन कंसंट्रेशन में इंडिकेट लिवर कैंसर और बोन मेटास्टेसिस। सो इन द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर और कैंसर हमारे पास चार मेथड थे। पहला था ट्यूमर मार्कर, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड दैट इज फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। अच्छा, ये इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में बेसिकली क्या होता है कि जहां भी आपका ट्यूमर है या कैंसर है वहां से हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं और इस सैंपल को फिर हम क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं। क्या करते हैं, एग्जामाइन करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप, अंडर माइक्रोस्कोप, ये जानने के लिए कि कौन सा ट्यूमर या कौन सा कैंसर जो है वो ग्रो कर रहा है। तो अब सैंपल निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे। तो इसमें बेसिकली आप जो सामने डायग्राम देख रहे हैं ये नीडल यूज होती है। इस जो नीडल यूज होती है ये 25 to 26 गेज की नीडल होती है। उसके बाद एक सिरिंज होती है जिसका यूज एस्पिरेशन करने के लिए किया जाता है, यानी कंटेंट जो सैंपल है उसको कलेक्ट करने के लिए किया जाएगा। इसके पीछे एक फ्रेंजन FNAC हैंडल लगा होता है।
ये हैंडल बेसिकली किसके लिए होता है, सपोर्ट और स्टेबिलिटी के लिए होता है, ताकि जब आप एस्पिरेशन कर रहे हैं तो आपका जो हाथ है वो वाइब्रेट कर सकता है। तो ये बेसिकली फ्रेंजन एफएनएसी हैंडल क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। इतनी बात क्लियर है। तो ये जो एफएनएसी है इसका यूज क्यों कर रहे हैं हम, सैंपल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, कहां से, सस्पिशियस एरिया से, ताकि उस सैंपल को निकाल के हम क्या कर सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब इसके प्रोसीजर की बात करें तो हम निडल लेंगे, ठीक है, और हम ये देखेंगे कि ट्यूमर कहां पे है। अगर ट्यूमर जो है, कैंसर जो है वो आपको विजिबल है तो आप डायरेक्ट निडल को पेनिट्रेट करके, इंसर्ट करके वहां से सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ये तब होता है जब यूजुअली जो आपका ट्यूमर है या कैंसर है वो स्किन पे हो। लेकिन अगर मान लीजिए ट्यूमर या कैंसर इंटरनल ऑर्गन में है जहां आप बाहर से देख नहीं सकते, तो फिर आप अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से गाइड होंगे और उसकी हेल्प से, अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप अपनी जो निडल है उसको इंसर्ट करके वहां से सैंपल कलेक्ट कर लोगे। ठीक है, एक बार आपने सैंपल को कलेक्ट कर लिया तो आप इसको कहां रखोगे, स्लाइड पे रखोगे। स्लाइड पे रखने के बाद आप क्या करोगे, या तो उसको एयर में ड्राई करोगे, जो आपने स्लाइड ली है, या तो उसको एयर में ड्राई करोगे, या फिर आप उसे 95% एथेनॉल में डिप कर दोगे। अगर आपने उसको एयर ड्राई किया है तो आप उसको रोमनॉस्की स्टेन यूज करेंगे। रोमनॉस्की स्टेन क्या होता है, इट इज जिस्मा स्टेन एंड लीसमान स्टेन। यानी कहने का मतलब ये है, आपने कलेक्शन लिया, कलेक्शन को स्लाइड पे रखा, दो ऑप्शन थे आपके पास, या तो आपने एयर ड्राई किया या फिर 95% इथेनॉल में ड्रॉप किया। अगर आपने एयर ड्राई किया है तो आप रोमनॉस्की स्टेन यूज करेंगे, दैट इज जिस्मा स्टेन एंड लीसमान स्टेन। लेकिन अगर आपने उसको 95% इथेनॉल में डिप किया था तो आप पेप स्टेन को यूज करेंगे, और पेप स्टेन को यूज करना ज्यादा बेटर होता है क्योंकि इसमें बेटर न्यूक्लियर डिटेल देखने को मिलती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एफएनएसी परफॉर्म नहीं की जा सकती, लाइक अगर पेशेंट को ब्लीडिंग डिफेक्ट है, लाइक हीमोफीलिया लाइक डिसीज है, तो वहां क्या होगा कि अगर आप नीडल इंसर्ट करोगे तो उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं। इसलिए ब्लीडिंग डिफेक्ट वाले पेशेंट के अंदर एफएनएसी परफॉर्म नहीं की जा सकती है। ठीक है, दूसरा ऐसे पर्सन जिसमें आपको हाइड्रेटेड सिस्ट अगर आपको सस्पेक्टेड देखने को मिल रही है तो वहां पे भी एफएनएसी परफॉर्म नहीं की जा सकती, क्योंकि जब आप निडल को हाइड्रेटेड सिस्ट में इंसर्ट करोगे तो रिस्क होता है एनाफाइलेक्सिस का, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इसलिए हाइड्रेटेड सिस्ट वाले केस में हम एफएनएसी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तीसरा केस है टेस्टिकुलर कैंसर का। टेस्टिकुलर कैंसर के केस में भी एफएनएसी परफॉर्म नहीं की जाती है, क्योंकि जब निडल को इंसर्ट किया जाता है तो उस इंसर्शन की वजह से जो आपका जो ट्यूमर है या कैंसर है उसके अदर प्लेसेस पे स्प्रेड होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसलिए टेस्टिकुलर कैंसर में भी एफएनएसी का यूज नहीं किया जाता है। अब देखो, एफएनएसी की हेल्प से सैंपल कलेक्ट करके जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो समटाइम्स हमको ऐसा देखने को मिलता है कि हमने ट्यूमर को एग्जामिन तो कर लिया है, बट हम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं कि जो ट्यूमर है वो बेनाइन ट्यूमर है या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर है। इसलिए ये उतना अच्छा मेथड नहीं होता जितना बायोप्सी होती है। बायोप्सी जो होती है वो सबसे बेस्ट मेथड होता है, इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूमर और कैंसर। तो बायोप्सी में किया जाता है कि जो हमारा टिश्यू है जहां कैंसर है, मान लीजिए ये टिश्यू है, ठीक है, अब इसमें क्या है, ट्यूमर है या फिर कैंसर है, तो जिस टिश्यू के अंदर ट्यूमर या कैंसर होता है वहां से थोड़ा सा सैंपल ले लिया जाता है एग्जामिनेशन के लिए। अब सैंपल लेने के दो तरीके होते हैं, उसी पे बायोप्सी जो है वो उसके टाइप्स डिवाइडेड है। एक होता है ट्रू कट बायोप्सी। ट्रू कट बायोप्सी में क्या होता है कि जिस टिश्यू के अंदर ट्यूमर या कैंसर है उसके कोर वाले पार्ट से आप छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, सिर्फ कोर वाले पार्ट से एक छोटा सा हिस्सा निकाल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं। ऐसा किया जाता है इन द केस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, किडनी कैंसर एंड मोस्ट ऑफ केसेस। एक होता है एक्साइजन बायोप्सी। एक्साइजन बायोप्सी में क्या किया जाता है कि जितना ट्यूमर है उस पूरे के पूरे ट्यूमर को ही निकाल लिया जाता है। तो बायोप्सी के दो तरीके हैं, एक में क्या किया जाता है कि जहां आपका ट्यूमर या कैंसर है उसके कोर वाले पार्ट से छोटा सा हिस्सा निकाल लिया जाता है, और एक्सीजन बायोप्सी में क्या किया जाता है, पूरा का पूरा ट्यूमर ही निकाल लिया जाता है। ये एक्सीजन बायोप्सी हमको देखने को मिलती है इन द केस ऑफ स्किन लीजन और मोल्स और इन द केस ऑफ थायराइड नोड्यूल्स। अच्छा, बायोप्सी के लिए आपने मान लीजिए वो सैंपल निकाल लिया, अब उस सैंपल का आप क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करोगे। तो एग्जामिनेशन आप दो तरीके से करोगे, या तो विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोपी करोगे या फिर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करोगे। अगर आपको लाइट माइक्रोस्कोपी से एग्जामिनेशन करनी है तो आपने जो सैंपल निकाला है उसको आप रखोगे 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन में। लेकिन अगर
आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करना है तो आप सैंपल को कलेक्ट करोगे 2 to 2.5 ग्लूटरल एल्डिहाइड में, ठीक है। लाइट माइक्रोस्कोपी में जो आप स्टेन यूज करोगे वो होंगे इओसिन यानी पिंक कलर का और हेमेटॉक्सिलिन दैट इज ऑफ ब्लू कलर। सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड मेथड दैट इज बायोप्सी। तो 4 मेथड थे, पहला था ट्यूमर मार्कर, हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड वॉज FNAC, थर्ड वाज बायोप्सी एंड नाउ लास्ट इज IHC क्या है? इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। अब इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री क्या होती है, तो पहले इसको ये होती क्या है वो समझिए। इसमें 2 वर्ड है, इम्यूनो और हिस्टोकेमिस्ट्री। इम्यूनो मतलब इम्यूनोलॉजी और हिस्टोकेमिस्ट्री क्या होती है? हिस्टोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ टिश्यू केमिस्ट्री, तो इसमें दोनों के प्रिंसिपल ऐड करके हम कुछ बेनिफिशियल कंटेंट लेते हैं। अब वो क्या है? इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किसी टिश्यू के सैंपल में किसी स्पेसिफिक एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। यानी किसी टिश्यू सैंपल में किसी पर्टिकुलर एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं। और डिटेक्ट कैसे करते हैं? उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है उसका इस्तेमाल करके, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन प्रिंसिपल का यूज करते हैं, इसलिए इसमें इम्यूनो वर्ड ऐड हुआ है। इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एग्जामिनेशन के लिए जो हम स्टेनिंग टेक्निक यूज करते हैं, बेसिकली उस स्टेनिंग में हम एक स्पेशल डाई यूज करते हैं दैट इज DAB, दैट इज डाई अमाइनो बेंजीडीन इज यूज्ड। और डाई अमाइनो बेंजीडीन जो होती है वो क्या देती है? ब्राउन कलर देती है। तो यहां आप ब्राउन जो देख रहे हैं बेसिकली दिस इज ड्यू टू द DAB स्टेन। ओके, तो ये तो हमने इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के बारे में जनरल बात करी। हमें बेसिकली ये समझना है कि इसका रोल ट्यूमर में क्या है या इसका रोल कैंसर में क्या है। तो बेसिकली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो आप सैंपल लेंगे, जो आप टिश्यू का सैंपल लेंगे, उस टिश्यू के सैंपल में क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक मार्कर्स प्रेजेंट होते हैं। आपने टिश्यू का सैंपल लिया है, उस टिश्यू के सैंपल में क्या होते हैं? कुछ स्पेसिफिक मार्कर होते हैं। उन मार्कर्स की हम हिस्टोकेमिस्ट्री करेंगे, उन मार्कर्स की हम स्टडी करेंगे और उन मार्कर्स की हेल्प से हम जो ट्यूमर है उसको किसी ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एग्जांपल से समझिएगा। हमने कोई टिश्यू का सैंपल लिया, उस टिश्यू के सैंपल में अगर हमको साइटोकेरेटिन नाम की प्रोटीन देखने को मिल रही है तो ये ट्यूमर बेसिकली किसको बिलोंग करता है? कार्सिनोमा ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर आपने जो टिश्यू का सैंपल लिया है उसमें विमेटिन नाम की प्रोटीन अगर आपको देखने को मिल रही है तो ये जो ट्यूमर है ये सार्कोमा को बिलोंग करता है, ठीक है। अगर आपका जो सैंपल है उसमें LCA और CD45 एंटीजन देखने को मिलता है तो ये लिम्फोमा को डिनोट करता है कि दिस ट्यूमर और कैंसर बिलोंग टू द लिम्फोमा ग्रुप। अगर आपको सैंपल में HMB45 एंटीबॉडी देखने को मिलती है देन इट मे डिनोट टू द मेलेनोमा। अगर आपको उसमें S100 नाम की प्रोटीन देखने को मिलती है तो इट मे डिनोट टू द मेलेनोमा। एक्चुअली S100 जो है इट इज अ फैमिली ऑफ प्रोटीन, इसमें कई तरह की प्रोटीन्स आती हैं और वो कई तरह की जो प्रोटीन्स हैं वो कई तरह के ट्यूमर्स को इंडिकेट करती हैं। उसमें से कुछ हम बता देते हैं, लाइक मेलेनोमा, लाइक न्यूरोजेनिक ट्यूमर्स, लाइक कार्टिलेज ट्यूमर्स, लाइक लैंगरहैन सेल हिस्टियोसाइटोसिस। तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ ट्यूमर को इंडिकेट करती हैं क्योंकि इस ग्रुप में हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।